दिख रहा है ये? ऑन कर दी। कल हम लोग यही कर रहे थे ना, रूटीन एक्शन, जिसको आप यूनिवर्सल ट्रुथ से भी जानते हैं। ये हो गया था हमारा, ठीक है। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट पॉइंट इसी में उठाया वो क्या था? जनरल फैक्ट्स, ठीक है। जनरल फैक्ट्स भी हमारे हो गए थे कि उनको भी हमें नरेशन करते टाइम उनका टाइम मतलब उनका टेंस हमें चेंज नहीं करना है। और कोई घर से पढ़ के आए हो, कुछ ऐसा देखा हो आपने जो जिसमें आप टाइम और टेंस ना चेंज करते हो? ठीक है। अब देखिए यूनिवर्सल, मैंने जब आपको कभी पढ़ाया था तो उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ को रूटीन एक्शन के अंडर में ही पढ़ा दिया था कि यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती, हर वो चीज़ जो रूटीन में है उसका आप टेंस नहीं बदलेंगे। तो अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये तो आपको समझ में आता है। लेकिन अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए पेपर के अंदर, राम सेड टू मी, अगर ऐसा सेंटेंस है तो भी आप इसमें टेंस को चेंज नहीं कर सकते। राम टोल्ड मी हो जाएगा और फिर क्या है? दैट। आई कौन है आपका? राम मी से जब कह रहा है तो वो खुद के बारे में ही तो बोल रहा है, और राम क्या है? लड़का तो ही। अब वर्ब को क्या पास्ट में आप इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो वर्ड यूज कर दिया है वो क्या है? उसका रूटीन है, और रूटीन आप चेंज नहीं करते। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। पेपर में ये नहीं आएगा ऑल लिविंग बींग्स नीड्स वाटर, अर्थ मूव्स राउंड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सभी को पता है। ये नहीं आते, जो आते हैं वो इसी तरीके के आ जाते हैं ऐसे कि आप रिदम में निकल जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये रूटीन में था। तो रूटीन एक्शन हो गया, जनरल फैक्ट्स हो गया। इसके अलावा एक चीज़ और है जिसमें आप टेंस नहीं बदलते, कौन सी है उसको देखते हैं। पढ़ा है आपने कभी ना कभी, इसको बेकार में ही रब कर दिया मैंने। पूरा सेंटेंस आ रहा? राम सेड टू मी आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर द फादर केम। ये आप सेंटेंस पहले भी पढ़ चुके हैं, याद है? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, मरीज के आने से पहले डॉक्टर मर गया, ये वही तो है। एक में पास्ट इंडेफिनिट और दूसरे में पास्ट परफेक्ट। क्यों लगाते हैं अनीस, बताओ जल्दी से। ऐसे सेंटेंसेस में एक में पास्ट इंडेफिनिट और दूसरे में पास्ट परफेक्ट क्यों लगाते हैं? पहली घटना है, मतलब दो एक्शन जब आपस में रिपीट क्या है, एक के बाद एक हो रहे हैं, तो उसमें एक घटना दूसरी वाली घटना से ऑलरेडी क्या होगी? पहले ही होगी। तो उस एक्शन का कंपेयर करने के लिए कि इन दोनों में से कौन सी घटना पहले हुई है, हम जो पहले घटना घटती है उसमें क्या लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट का यूज कर लेते हैं। रीजन बीइंग टाइमलाइन में फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट के पीछे कौन है? पास्ट ऑफ पास्ट। तो दो एक्शन जब एक के बाद एक होंगे तो पढ़ने वाला ये बात को कैसे समझेगा कि कौन सी घटना इन दोनों घटनाओं में पहले हुई है? क्योंकि दोनों ही एक्शन आपके भूत में हुए। आप होमवर्क भी कंप्लीट कर चुके हैं और पिताजी घर आ चुके हैं, मरीज मर चुका है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया तो डॉक्टर आए हैं और मरीज भी मर चुका है। दोनों एक्शन आपस में हो चुके हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन गाड़ी बोलने जा रहा था मैं, रेलगाड़ी छूट गई, ठीक है? तो रेलगाड़ी छूट भी चुकी है और तुम स्टेशन पहुंच भी गए हो। दोनों घटनाएं क्या हैं? बीत चुकी हैं। लेकिन इनके कंपेयर करने के लिए कि इन दोनों में से कौन सी घटना पहले हुई है, हम क्या यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट। ये परफेक्ट वो डिटेल में पढ़ाया इसलिए शॉर्ट में ही पढ़ा दिया। ये सभी को पता है कि पहले फ्यूचर हो गया, फिर आपका प्रेजेंट हो गया, फिर इसके पीछे कौन सी टाइम है? पास्ट है, और इसके पीछे कौन सा टाइम है? अतीत का भी अतीत, जिसको आप परफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बिफोर द फादर केम, पिताजी के आने से पहले ही तुमने काम कर लिया था। तो ये एक्शन इस वाले एक्शन से भी पहले हो रखा है, तो आप किसमें कन्वर्ट कर दिए उसको? हैड में, और यहां पे पास्ट इंडेफिनिट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब इसको हम नरेट करेंगे, मतलब
वही कहानी कि राम ने मुझसे कहा, और अब मैं ये बात किसी थर्ड पार्टी को बता रहा हूं, मान लो श्याम को बता रहा हूं, ठीक है। तो राम ने मुझसे कहा था कि, क्या कहा था, कि उसने अपना काम कर लिया है। यहां पे जो आई है वो कौन है, राम ही है। लेकिन अब मैं श्याम को ये बात बोल रहा हूं जाके कि राम ने अपना काम कर लिया था, यानी उसने अपना काम कर लिया था। तो उसने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग बदलेगा, ऐसे ही कहानी बनाई है। हैड क्या है, पास्ट परफेक्ट, यानी कि आपने रट रखा है इसको, क्या है, नो चेंज। लेकिन रीजन भी जानते हैं, नो चेंज का मतलब क्या है, इसके पीछे टाइम है नहीं है कोई इंग्लिश के अंदर, तो हम इसको बदल नहीं सकते। आगे बढ़ जाइए, ही हैड कंप्लीटेड माई, तो ऑब्वियस सी बात है, ही लिख चुके हो तो अब सोचने की जरूरत हमको है नहीं। माई का हमने क्या कर दिया, हिज होमवर्क, क्योंकि होमवर्क कौन करा, राम, बिफोर द फादर। अब आप यहां पे जब देखोगे तो यहां पे क्या लगा हुआ है, केम, यानी क्या है वो, V2 है, तो क्या है, पास्ट है। तो पास्ट आप जानते हैं, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो आप क्या करेंगे, द फादर हैड कम। सही है कि गलत, अनीस? जो तुम्हें लग रहा हो बेटा, गलत या सही, ये नहीं कि हमने बोल दिया तो अब तो पक्का सर गलत ही होगा। क्या है ये भाई, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, कोई दिक्कत, यही तो रूल है। लेकिन इसीलिए आपको कहानी बता के समझा रहा हूं कि आप यहां पे उसको चेंज नहीं करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट हर जगह पे पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, लेकिन इस क्लॉज में नहीं होगा। पूछो क्यों, बताने की जरूरत ही नहीं है कि जब आप रिपोर्टेड स्पीच में दोनों एक्शन हैड में लगा देंगे तो दोनों एक्शन किस में चले गए, पास्ट ऑफ पास्ट में चले गए। तो तुलना कैसे होगी कि एक्शन पहले कौन सा हुआ, बात समझ रहे हो। पास्ट ऑफ पास्ट में अगर आपने दोनों टेंस लगा दिए, दोनों नरेशन करते टाइम आपने दोनों को ही चेंज कर दिया, पास्ट में ही कर दिया, तो कहानी समझना हो क्या रहा है। मैं विजय से ये बात बोल रहा हूं, यानी कि अब ये मी जो है ये विजय से बात कर रहा है, और शाम बोला था ना, चलो विजय हो गया तो विजय ले लो। वह विजय से बात कर रहा हूं कि राम ने यार मुझसे कहा था कि उसने अपना होमवर्क पिताजी के आने से पहले कर लिया है, उसने अपना होमवर्क अपने पिता के आने से पहले कर लिया है। तो इस स्टेटमेंट में भी तो विजय को यह बात पता चल जानी चाहिए कि दोनों एक्शन, पापा का आना और होमवर्क का होना, कौन सा पहले हुआ। भाई जब मैं विजय को यह बात बताऊंगा तो विजय भी तो यह बात समझेगा कि कौन घटना पहले घट गई, ठीक है। और चूंकि मैंने दोनों में क्या चेप दिया, हैड, अब तो दोनों में हैड लग रहे हैं, तो दोनों में हैड लग गए तो दोनों घटनाएं एक ही टाइम लाइन में पहुंच गई, पास्ट ऑफ पास्ट में पहुंच गई, ठीक है। तो आपका सेंटेंस नरेश, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इस लाइन को बोलूं कि ये ग्रामेटिकली गलत है तो गलत नहीं बोल रहा हूं, ग्रामेटिकली गलत है, लेकिन फिर वही बात आपको लगता है क्या, सर हमको भी तो नरेशन पढ़ाया गया है ग्रामर के अंदर ही, और उसमें चीख चीख के बोला गया है कि पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो क्या वहां पे ग्रामर नहीं गलत हो रही है। तो फिर वही बात है, आप पढ़ क्या रहे हैं बेटा, लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज में क्या आया, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे बना, जब आपने सेंटेंस संवाद किए, सेंटेंस किससे फ्रेम हुए, टेंस से फ्रेम हुए, और इन्हीं टेंस के टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन की वजह से नरेशन जन्मी। भाई टाइम बदल जाता है ना, तो नरेशन का जन्म हुआ। तो नरेशन का जन्म हुआ तो वहां पे आप जो चीज करते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये कोई ग्रामर नहीं है, ये कोई व्याकरण नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि भैया राम ने मुझसे कहा था और मैं थोड़ी देर बाद ये वाली घटना के बाद ही तो ये बात जाके बताऊंगा किसी तीसरे बंदे को। तो जब मैं ये बात गया तो मुझे उसे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, घटना अतीत की हो गई तो मैं उसे किसमें कर दूंगा, पास्ट में। जो पहले से ही पास्ट में है उसको पास्ट ऑफ पास्ट में, और जो पहले से ही पास्ट ऑफ पास्ट में उसको बदल ही नहीं सकता, मेरी औकात के बाहर की चीज है, तो वो नो चेंज हो गई। तो आपने जो पढ़ा है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये कोई व्याकरण नहीं है, ये क्या है भाई, सिचुएशन के हिसाब से भाषा है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैंने वैभव के मुंह से ये बात सुनी और तुमको जाके बताई, तो उस टाइम मैं इनको बता रहा हूं कि वैभव खेल रहा है। वैभव ने उससे कहा था कि मैं खेल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं भी खेलने नहीं आऊंगा, लेकिन मैं जब तुमको या अनीस को ये बात जाके बताऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, उस टाइम वो खेल रहा था। तो वो शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य यहाँ पे गलत टर्म है, उसको मैं बोल नहीं पा रहा हूं, क्या बोला जा सकता है, अंडरस्टूड है कि किसी की स्टेटमेंट को आप किसी तीसरे बंदे को बताओगे तो वो घटना एक टाइमलाइन में तो पीछे खिसकेगी ही खिसकेगी,
पास्ट में है तो पास्ट ऑफ पास्ट चला जाएगा, प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में चला जाएगा, इवन फ्यूचर में भी है तो हम उसका पास्ट वर्जन यूज करते हैं, विल का वुड, कैन का कुड, याद है, मे का माइट। तो इसी चक्कर में ऐसे सेंटेंसेस में भी आप पढ़ेंगे, अपनी किताब खोल के देख लीजिए, उसमें भी लिख दिया जाता है कि इनका भी टेंस नहीं बदलता। ठीक है, ये एज इट इज उतरेगा, ये हैड का हैड हो जाएगा और यहां बिफोर द फादर की जगह पे क्या लग जाएगा, केम लग जाएगा। आप इसका टेंस नहीं बदल सकते, चाहे आपने जैसे भी पढ़ रखा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये ना तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना ये आपका रूटीन एक्शन है, ना आपका ये जर्नल फैक्ट्स है, फिर भी इसका टाइम, इसका टेंस आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आपने टाइम चेंज किया तो सुनने वाला जो थर्ड पार्टी है उसे कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपने दोनों एक्शन को एक ही जगह रख दिया। और हैड का जन्म ही क्यों हुआ? हैड क्या है? परफेक्ट है, हैड इन द सेंस परफेक्ट में परफेक्ट का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि हमको दिखाना था कि ये घटना पास्ट से भी क्या हो गई है, पीछे हो गई है। याद करिए, आपको बचपन में पढ़ाया जाता था, मैंने भी पढ़ाया है, मतलब ये नहीं कि पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती, चुका था, चुके थे, क्यों बताया जाता था ये सब। हालांकि ये तो गलत तरीका है, लेकिन चलो फिर भी ये जो कॉन्सेप्ट आया, चुका था, चुके थे, क्यों जन्मा होगा? वो इसीलिए जन्मा होगा, जब आप चुका थे बोलते हैं, मम्मी मैं खाना खा चुका था, तो खाना खा चुके थे, अब तुम कोई और एक्शन कर रहे हो, वो एक्शन आपने खत्म कर दिया, तो वो एक्शन इस टाइम होने वाले एक्शन के क्या है, अतीत का पार्ट है, पास्ट का पास्ट है। और जिस टाइम तुम ये बात बोल रहे होगे तो वो जो प्रेजेंट में जो तो एक्शन था वो भी पास्ट में बदल चुका होगा। तो खाना खाने वाली घटना उसके भी पीछे की घटना है, खाना खाने वाली घटना उससे भी पीछे की घटना है। तो आप इसलिए उसमें क्या लगाते थे, पास्ट परफेक्ट। तो परफेक्ट का जन्म ही इसीलिए हुआ था कि आप पास्ट से परफेक्ट को कंपेयर करा लें। अरे आप बचपन में बड़ा डाउट नहीं होता था, मैंने तो टेंस में आपको बहुत डिटेल में सब बातें बताई है, वापस रिवाइज करा दे रहा हूं। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट की पहचान में क्या तमाशा होता था, गया, खाया, पिया, सोया, रोया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, गया था, सोया था, रोया था, नहाया था, ये पास्ट परफेक्ट है। इतना सा मार्जिन होता है दोनों में, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अगली बगल हैं, इससे पीछे खिसके पास्ट ऑफ पास्ट में हो गए। तो ये टेंस भी आप किसी भी सूरत हाल, सॉरी इस तरीके की क्लॉज भी आप किसी भी सूरत हाल चेंज नहीं कर सकते। जब भी आप करेंगे तो आपके हाथ कांप जाने चाहिए, दोनों परफेक्ट में हो गए, रीजन पता होना चाहिए, दोनों परफेक्ट में हो गए, तो टाइम वो परफेक्ट का नीड ही खत्म हो गया कि आप दोनों घटनाओं का कंपेयर कैसे करोगे, कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना उसके बाद में हुई। भाई डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इस सेंटेंस को अगर व्याकरण चाहती, जब बनाया गया इस चीज को, तो ऐसा लिख देते, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम, दोनों में हैड लगा देते, क्योंकि मरीज तो मर ही चुका है और डॉक्टर भी आ ही चुके हैं, दोनों घटनाएं अतीत की हैं, तो दोनों में परफेक्ट लगा देते ना। लेकिन उन्होंने नहीं लगाया कि दोनों घटनाओं में से एक घटना पहले हुई, दूसरी उसके बाद। ठीक है, और हमको यही रटाया जाता था, फर्स्ट एक्शन में पास्ट परफेक्ट लगाएंगे और सेकंड एक्शन में पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। ठीक है, तो जब व्याकरण में ये चीज बन चुकी है तो आप नरेशन करते टाइम अपने शब्दों में किसी को भी बता रहे होंगे, आप उस व्याकरण को गलत नहीं कर सकते। वही जैसे ऊपर वाला सेंटेंस था, आई वर्क डेली, तो आप इसको आप उसको पास्ट टेंस में नहीं बना सकते, क्योंकि आप उसकी अर्थ को अनर्थ बना देंगे। क्या? मैं डेली वॉक करता हूं कह रहा है, ठीक है, राम ने मुझसे कहा कि मैं डेली वॉक करता हूं, और मैं भाग के गया विजय को बताने, भाई वो डेली वॉक करता है बोलूंगा कि करता था बोलूंगा? आप खुद से सोच लो। भाई वो कह रहा कि वो डेली टहलने जाता है, यही तो बोलोगे ना, वो उसका रूटीन है और अभी भी वो बदस्तूर जारी है, तो आप उसमें V2 नहीं करेंगे। आंख बंद करके रट नहीं लेना है कि सारे के सारे टेंस प्रेजेंट में हो तो उठा के पास्ट में कर दो। सेंटेंस की मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। फायर बर्न्स, राम सेड टू मी, आग जलाती है, मैं भाग के गया विजय के पास, भाई आग जलाती थी, विजय सीधा जौहर कर ली, क्या कि भैया आग जलाती थी, अब तो गीला कर देगी, फाट पड़ो इसी के अंदर, और वो कूद गया, हम कबाब बन के बाहर आया वो। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ऐसे अर्थ निकाल देंगे उन बातों के, तो वो नरेशन ध्यान रखती है आपका, और इन्हीं सब चीजों में आपको एरर मिलेगी। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आप यूनिवर्सल ट्रुथ, अर्थ मूव्स राउंड द सन, अब आपको कोई पेपर में नहीं पूछेगा, ये थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास में पूछ लिया गया है आपसे। ठीक है, ये मिल सकते हैं इस तरीके से, और भी कई बातें जर्नल फैक्ट्स में मिल सकती हैं। जर्नल फैक्ट्स मैंने आपको बता ही दिया था डिटेल में, अब उसमें घुसने की हमें जरूरत नहीं है, जब एग्जाम्पल मिलेंगे तब करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है?
अभी एक्सरसाइज करेंगे और भी ऐसे सेंटेंस मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेसिकली असर्टिव में आपको इन सब में चेंजेस नहीं करने। और हाँ, बाकी सब तो चेंज होगा ना, ऐसा तो नहीं रट लेने वाली बात है कि कोई पूछे सर याद करिए एयर्स लाइन में टीचर से क्या पूछते रहे, सर टेंस नहीं बदल रहा है, प्रोनाउन भी नहीं बदलेंगे। अब इसमें अगर नेक्स्ट डे लिखा होगा तो फॉलोइंग डे करोगे कि नहीं, यस्टरडे लिखा होगा तो प्रीवियस डे करोगे कि नहीं, दिस लिखा होगा तो दैट करोगे कि नहीं, इट लिखा है तो दैट करोगे कि नहीं, अनीस करोगे? कल ही चीख के बोला था कभी ना कर देना। इट का दैट तब तक नहीं कर देना है जब तक कि एग्जामिनर आपसे करवाना ना चाहे, एग्जाम्पल के थ्रू, ऑप्शन के थ्रू। तो क्यों नहीं चेंज होगा ये मैंने आपको बताया था। इट किस कैटेगरी में जाता है? थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन तो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए क्या है, थर्ड पर्सन है। मैं और अनीस आपस में बात कर रहे हैं फ़हीम की, तो फ़हीम तुम्हारे लिए भी थर्ड पार्टी है, क्योंकि हमारे कन्वर्सेशन में वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। हर वो चीज़ जो इन्वॉल्व नहीं है, मैं मार्कर की बात कर रहा हूँ, बहुत घटिया चलता है, लेकिन बोल किससे रहा हूँ? इंग्लिश क्या है, कन्वर्सेशन ही तो है, लैंग्वेज ही तो है। मैं बोल तुमसे रहा हूँ कि बहुत खराब चलता है, मार्कर ऑफेंड हो गया, अब लिख के दिखा। अच्छा आज तो लिख ले रहा हूँ, कल पेपर है ना, कल बताऊंगा, ऐसा तो है नहीं। वो तो बेचारा किनारे पड़ा हुआ है। तो ये क्या है, सारे के सारे थर्ड पर्सन। तो इट को दैट में हम नहीं चेंज करते, लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे करवाना चाहे तो वो करवा लेगा, 4 ऑप्शन में दे देगा, जिसमें से 3 इट वाले गलत होंगे और दैट वाला सही होगा। तो ये नहीं कि नहीं अब तो सर बोले थे इट का दैट में नहीं कन्वर्ट होता, तो हम करके नहीं मानेंगे, तो आपको वहां पे करना पड़ेगा इन बातों को। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। इसको अपने अपने कॉपी में बनाओ, इन्वर्टेड कॉमा लगा लेना, आप कौन जाए उधर। बनाओ जल्दी से, क्या बनाते हो? मुझे अनीस का देखना है बस। जब मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश आया करती थी तब इसका वेटेज बहुत ज़्यादा था। अब इस बार का पेपर में देखो, तुम्हारे आए थे, नरेशन था प्री में, कितने थे? 1 था बस। अब 1 के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, पहले 20 और कम से कम 2-4 इधर, 24-25 नंबर के। मेंस में देखो कितने आते हैं, 45 क्वेश्चन है, 1-2 तो मिलेंगे। अब कैसा था, मतलब आसान था कि कैसा सेंटेंस याद है? कुछ नहीं याद है, कोई नहीं, इसको बनाओ, ज़्यादा आ जाएगा। अगर बेटा आपको पेपर आता है तो आपके लिए हर पेपर इजी है। अब मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये इस देश की विडंबना है कि 1 घंटे के पेपर में आपका भविष्य तय हो जाता है। 15 कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, इससे आपका पोटेंशियल चेक होता है। ये तो आपका दुर्भाग्य है और कोई बात नहीं। इसीलिए आपको रगड़ रगड़ के मशीनें बनाया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव हैं आप, ना कि लॉ मेकर। इसीलिए आपको इतना मांझा जाता है, जल्दी जल्दी चीजें स्विच कर लो। आपको मजदूर बनाने की ट्रेनिंग हो रही है। मैथ्स का टीचर कब कहता है आपको गणित आनी चाहिए? बेटा स्पीड स्पीड, आधे तो रट लेते हैं उस चीज को। तो स्पीड किसकी होती है? जो सालों साल प्रैक्टिस करता है, आए या ना आए कोई मतलब नहीं उस चीज का। ज्ञान थोड़े ही आपका कोई चेक करने बैठा है इन पेपर्स में। जल्दी कर लो सवाल। ज्ञानी बाबा तो सभी हैं अपने यहाँ, फिर भी तुम खुश हो रहे हो। नौकर बनने के लिए इतने, जिस देश में एक ये नौकर, किसी की स्टेटमेंट पढ़ रहा था, मुझे नहीं, मेरी अपनी खुद की सोच नहीं है, उसने बहुत बढ़िया बात कही थी। जिस देश में आज भी आरक्षण के लिए लड़ाई चल रही हो कि मैं पिछड़ा हूं, मैं पिछड़ा हूं, कहां जाएगा? सबको रिजर्वेशन चाहिए। जिनको जरूरत है रिजर्वेशन इकोनॉमिकली होना चाहिए। खैर, प्रभु अनीस घुमाओ कॉपी अपनी, जरा जल्दी घुमाओ बेटा, इतना समय नहीं होता मेरे पास। हाँ बस इसीलिए मार खानी है। अब देखो अनीस का मैंने देख लिया, मैं
आंसर कर देता हूं, आप अपने आप को जज कर लेना आप कहां गलत थे। अगर सही थे तो हाथ ऊपर करिएगा, आपके लिए बाहर से लोग बुलवा के ताली बजवाऊंगा। राम टोल्ड मी, कितने लोगों ने इसमें गलती की? पक्का? सच्ची? लिखते टाइम हाथ तो नहीं कांपते? ऐसा क्यों होता है आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। डाई ट्रांसटिव, ट्रांसटिव के भी कॉन्सेप्ट बता दिए, वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन भी बता दिया। आगे बढ़े, दैट क्यों लगा है? कंजंक्शन है, ठीक है। अभी इंटरोगेटिव में इसके ऊपर तबीयत से बात होगी। यू कौन है? फिर वही गंदी बात, फिर वही गंदी बात। आपका दिमाग सोचने का तरीका बदलिए। यू कौन है? आपका नया स्पीकर। यू कौन है? नया स्पीकर। मैंने सुना ना और भग के गया विजय को बताने, तो मैं नया स्पीकर हूं। और स्पीकर कौन होता है? वी भी होता है बेटा, ठीक है। आई और वी बहुत डिटेल में बताया था। जब आप किसी के और के बिहाफ पे, होता नहीं 4 लड़के नकल करते पकड़ लिए जाते हैं, या चलो चोर चार चोर पकड़े गए तो 3 को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, 1 को सूता जाता है कायदे से, कहना हाँ साहब हमने चोरी की। वो तीनों ने नहीं कबूला, लेकिन एक ने तो कबूल लिया ना, वो चारों को लपेट लिया जाता है उसी में। तो जब एक के बिहाफ पे कई लोग बोल जाते हैं, आप लोग भी तो यही कभी तो जीवन में किया होगा। 4 कोई 2-3 दोस्त मिलकर कुछ कांड करते हुए पकड़े गए, फिर टीचर के सामने जस्टिफाई हुआ, हाँ हम थे। एक बोलता है, 3 नहीं बोल रहे हैं, 2 नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो सबके बिहाफ पे बोल जाता है। अरे मोदी जी डेलीगेशन पे जाते हैं, तो जब मोदी जी बोल रहे होते हैं तो पूरा भारत देश बोल रहा होता है। यूक्रेन में जो कांड हुआ, अलग लाइन पे चले जाएंगे, छोड़ो। राम टोल्ड मी दैट, यू कौन है? आपका नया स्पीकर। और स्पीकर कौन होता है? मैं होता है। भाड़ में गया इधर कौन लिखा हुआ है, मतलब ये नहीं कि सेकंड पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग, ये सब कुछ नहीं सोचना। अब बात आती है वॉज की। यहां पे अनीश ने गलती करी। क्या गलती करी बेटा? ये टेंस कौन सा है? टेंस की आइडेंटिफिकेशन, टेंस के 30-32 लेक्चर पड़े हुए हैं। अगर आपने तबीयत से देखा, तुम अभी मार खाओगे, ठीक है। कल से तुम आगे बैठोगे, कोई तो पिटने वाला चीज नहीं, एकदम ये कैमरे से पहुंच में आ जाओ तुम मेरे, ठीक है। प्रभु ये टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। कैसे पता? रीजन बताओ, तुक्का नहीं चाहिए मुझे। आपको पढ़ाया था, मैं ही बोल दे रहा हूं। V2 दिखाता है, ठीक है। इंडेफिनिट कहां है इसमें? फिर V2 को दिखा रहा है, वॉज V2 हो गया तो ये पास्ट हो गया। इंडेफिनिट कहां है? आपको मैंने तबीयत से बताया था, टेंस 2 चीजों से बना है, एक टाइम, दूसरा स्टेट ऑफ एन एक्शन, ठीक है। सारे टेंस में टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन होगा, लेकिन एक इंडेफिनिट ही एक ऐसा कलेस है जिसमें आप स्टेट ऑफ एन एक्शन नहीं दिखाते, उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब ही टाइम को रिप्रेजेंट करने का काम कर जाती है। अदरवाइज आपकी जो मेन वर्ब है वो स्टेट ऑफ एन एक्शन दिखाती है, और टाइम को दिखाने के लिए आप किसी बाहरी वर्ब की मदद लेते हैं। उसी को आपने हेल्पिंग वर्ब के नाम से रट मारा था, डिटेल में पढ़ा है इस बात को। लेकिन इंडेफिनिट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंडेफिनिट की टाइमलाइन डिसाइड नहीं होती, ठीक है। आपके एक्शन क्या थे? पहले कॉन्टिन्यूअस हुआ, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ, और फिर परफेक्ट हुआ। याद है इंडेफिनिट क्या होता है? उसमें डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। इसमें आपके पास वर्ब कितनी है? एक ही तो दिखाई दे रही, वॉज, ठीक है। तो यानी कि ये अकेला क्या दिखा रहा है? टाइम को तो दिखाना ही दिखाना, बिना टाइम के तो कुछ बनना ही नहीं। तो ये वॉज है, क्या है? V2 है, तो ये पास्ट को दिखाएगा, और इसमें और कोई वर्ब नहीं है जो स्टेट ऑफ एन एक्शन दिखा पाए। दैट मीन्स ये कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, यही तो रटे हो। क्यों? क्योंकि पास्ट हमें नरेशन में क्या जाना है? एक कदम पीछे। आपको मेरी बात कई बार लग रहा होगा मैं एक ही बात को कई बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन क्या करें, एक बार में बहुतों को नहीं समझ में आती। तो पास्ट इंडेफिनिट से एक कदम पीछे किसको के कौन होगा? पास्ट परफेक्ट। अब आओ मेरे दोस्त, पास्ट परफेक्ट क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब आपने चेप दी, हेड रिस्पॉन्सिबल फॉर माई। मैं कौन हूं? माई कौन है? ऑब्वियस सी बात है, राम। राम भैया लड़का है, तो हिज लॉस, क्योंकि इस सेंटेंस में बोल तो राम ही रहा था ना, स्पीकर आपका ओल्ड स्पीकर ही तो है। तो आपने ये कर दिया। कितने लोगों ने ये किया है? जरा हाथ पैर सब ऊपर कर दो। इसका तो मैंने देखा, इसने यही किया है। 2। अब देखो, अब और नहीं करेंगे कि इसका तो गलत था, ये मैं नहीं कर सकता। दूसरी ये कन्या, तीसरा ये कनवा, और 3 तुम क्या किए हो? हाँ, आंसर देखिए क्या है। अब आपको समझना होगा, अब यही ना, पुराना आपको याद ही नहीं है, पास्ट परफेक्ट।
मैंने आपको स्माइली बना के दिखाया था, पास्ट कब खुश होता है, जब उसको V2 मिले। बेटा हैड क्या है, V2 ही तो है, तो ये खुश है। लेकिन परफेक्ट के चेहरे पे स्माइल तभी आएगी जब उसको क्या मिले, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें तो कोई वर्ब है ही नहीं। और आपको पढ़ाया था जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका कौन होता है। आपको पढ़ाया था बी बीइंग और बीन का जन्म ही क्यों हुआ, इसीलिए हुआ। शादी कॉन्सेप्ट भी इसी में पढ़ा रखा है। तो आपने क्या मिस किया, आपने इसको पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट में ही कन्वर्ट कर दिया, परफेक्ट में कन्वर्ट ही नहीं किया, क्योंकि परफेक्ट को अपने आप में क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि वर्ब नहीं है। अब वो सब यहाँ बातें यहाँ नहीं दोहराऊंगा, वो बात पहले पढ़ा चुका हूं कायदे से। तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन है, बीन। और एक्चुअल में ये वर्ब है ही नहीं, ये क्या है आपका, हमसे गलती हो गई, हम गलत ट्रैक पे चले गए। तो बच्चे आपने यहाँ पे बीन लगाना छोड़ा। ऊपर दिक्कत क्यों नहीं हुई, क्योंकि ऊपर पास्ट इंडेफिनिट था, इंडेफिनिट को स्टेट ऑफ एन एक्शन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, वो पास्ट से ही खुश है। लेकिन नीचे कलेश होगा, आपने बीन मिस किया। हालांकि पेपर में आप सही कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन होगा, आपको दिखाई देगा, आप स्ट्राइक कर जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं नरेशन आपको नरेशन के ही रूप में दिखे, या आपको ऐसे ही लिखा मिल सकता है, डायरेक्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मिल जाए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मिल जाए। तो आप कैसे चेक करेंगे कि इसमें बीन लगेगा कि नहीं। तो आपको फिर समझना होगा ये टेंस कौन सा है। अगर आपको पेपर में राम टोल्ड मी दैट आई हैड रिस्पॉन्सिबल इन हिज लॉस, ऐसे कोई सेंटेंस मिल रहा है पेपर के अंदर, तो आप इसमें एरर कैसे चेक करोगे कि इसमें क्या गलती है। इसमें कैसे चेक होगा, आई हैड रिस्पॉन्सिबल, तो हैड आपने समझ लिया क्या है, V2। इसके आगे कोई वर्ब है, कोई वर्ब नहीं है, इसका मतलब यही आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। और जब ये फाइनाइट वर्ब होगी, ये क्या दिखाती है, पोजीशन। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, जाके परफेक्ट में देखिए। अब ये पोजीशन है, तो पोजीशन का मतलब क्या होता है, आई हैड कार, आई हैड मार्कर, आई हैड मदर, आई हैड फादर, यही तो होता है। आई हैड रिस्पॉन्सिबल क्या है, रिस्पॉन्सिबल कोई चीज है जो तो आपके पास है, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, हेल्प, वो पोजीशन नहीं दिखा सकता। पोजीशन नहीं दिखा सकता तो हेड क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, मदद करने के लिए काम आएगा। और जैसे ही ये हेल्पिंग वर्ब बना, ये पास्ट को दिखाने लगेगा। तो अब हेल्पिंग वर्ब कब बनता है, हेड। परफेक्ट में ही तो मदद करने की प्रतिज्ञा ली थी, याद करो, कसम दिलाई गई थी इन सबको, मैंने पढ़ाया है ये सब इस तरीके से। तो हेड ने कसम खाई थी परफेक्ट की मदद करने की, तो परफेक्ट को भी तो खुश करना पड़ेगा। और परफेक्ट तब तक नहीं खुश होगा जब तक उसको V3 नहीं मिलेगी। जब तक V3 नहीं मिलेगी, तो अब जब V3 है ही नहीं, तो कहां से पकड़ के लाओगे, बी बीन और बीन, बी V1 है, बींग आपका V1 प्लस ING है, और बीन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको पेपर में ऐसे समझ में आएगा, अगर ये आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मिल जाए। जरूरी नहीं कि नरेशन की तरीके से बनाने को ही आएगा, एरर में भी मिल सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी मिल सकता है। और सबसे ज्यादा कलेश यही होता है, बीन हटाना, बी बीन और बीन, और बीन लगाना। हट तो फिर भी चले जाते हैं, लेकिन लगते कहाँ है ये नहीं पता होते हैं। तो उसके लिए आपको टेंस शिद्दत से पढ़ना होगा दोबारा से। इसीलिए मैंने रिकॉर्ड कर दिया, ताकि झाम खत्म हो जाए बार बार परेशान होने का। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, था मतलब, अब तो नरेशन चलना है पार्ट, लेकिन ये वर्ब का ही है। तो उम्मीद है यू वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लॉस क्या कन्वर्ट हो जाएगा, आई हैड बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस। अगर इसको नहीं समझ पाए तो आपने कंडीशनल पढ़ा है। अब आप एक विद्यार्थी होने के नाते, मैंने आपसे कहा था ना, अगर आप गणित के विद्यार्थी हैं और आपको आज की डेट में SSC पास करना है, तो आपको कुंडली सबकी पता होनी चाहिए। आपके सामने एक बोल दिया तो एक क्या क्या है, किससे कटता, क्यों कटता, सब आपके सामने घूम जाना चाहिए एक बार में। वैसे ही जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूं, आपके दिमाग में क्या घूमना चाहिए, मैंने कंडीशनल सेंटेंस में भी आपको ये कहीं ना कहीं पढ़ाया है। याद है किसी को, आई हैड बीन, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, सेमी क्लोज्ड सेंटेंस पढ़ाए थे। का अगर मैं चूहा होता, सर्र से पाइप से निकल जाता, जेल से फरार हो जाता, यही सेंटेंस बोला था। तो यदि मैं चूहा होता तो आई वर अ रैट या आई हैड बीन अ रैट। ये कुछ याद ही नहीं आ रहा है, ये कैसी बातें कर रहे हो सर, हम कभी सुनने नहीं किए। कंडीशनल रिकॉर्डेड है क्या, वो भी रिकॉर्ड है, वहां पे भी तो मैंने आपको पढ़ाया, कहीं ना कहीं वर हैड बीन में कन्वर्ट हो रहा था।
तो आई हैड बीन रिस्पॉन्सिबल, वहीं है कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। आपने ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों को, आपने कहीं ना कहीं ने देखा ज़रूर है, लेकिन आप रिलेट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, तो हम क्या करें। उसमें भी आपने देखा होगा कहीं पर वर्क को हम हैड बीन में बदल देते थे। खैर, अब असर्टिव का एक लास्ट पॉइंट दिमाग में जो आ रहा वो देख लेते हैं। असर्टिव आपका खत्म क्या? बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस लिखे हैं। वाई का कैपिटल होगा, वाई अपर केस में होगा, मैंने छोटा लिख दिया। यू आर हेल्पिंग हिम, राम सेड। ऐसे सेंटेंसेस में आपको यहां पे सुनने वाला मिसिंग होता है, ठीक है। तो आप राम सेड क्या कर देते हैं, दैट। जरूरी नहीं ऐसा हो, पेपर में आपको ऑप्शन में ऐसे भी मिल सकते हैं, राम टोल्ड भी हो सकता है, ठीक है। वो तब होगा जब आपका एग्जामिनर आपसे चाहेगा कि आप समझ जाएं कि कौन है सुनने वाला, ठीक है। लेकिन हम उसको भी मान के नहीं चलते, हम नॉर्मल सेंटेंस कर रहे हैं, राम सेड दैट। अब प्रश्न है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आपके अकॉर्डिंग क्या, सेकंड पर्सन, सॉरी, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट ही तो मिसिंग है, ऑब्जेक्ट ही तो क्या है, मिसिंग है, तो किसको मानेंगे, मी को मान लेंगे। मैं तो माई को मानूंगा, वो माई सेल्फ मान लेगा, सलमान खान का फैन है, मान ले। क्यों, सवाल तो यही है बेटा, क्यों मानोगे। राम ने कहा, क्या कहानी बनाओ, राम ने कहा यू आर हेल्पिंग हिम, तुम उसकी मदद कर रहे हो। राम ने कहा तुम उसकी मदद कर रहे हो, तो दो कहानियां बन सकती हैं। या तो यहां पे आपका नया वाला स्पीकर हो, राम ने मुझसे कहा और मैं भग के जाऊं विजय को बताने के लिए ये बात, एक तो ये सिचुएशन है। और एक सिचुएशन ये हो सकती है, राम ने रीना से कहा, दो कंडीशन हो सकती है ना, जरूरी थोड़ी मी घुस जाए। राम ने रीना से कहा कि तुम उसकी मदद कर रही हो। दोनों सिचुएशन का डिफरेंस क्या है, मैंने आपको शायद ये तीसरी क्लास है ना, तो पहली क्लास में बात बताया था, क्या एक कन्वर्सेशन में 3 आदमी, दूसरी कन्वर्सेशन में 4 आदमी होते हैं, ठीक है। जब उसने मुझसे कहा, मैं सुन के गया, विजय को चुगली कर दी, ठीक है। लेकिन जब राम रीना से कह रहा है, तो रीना और राम तो चुगली कर ही नहीं रहे, वो तो अपनी जगह पे हैं। हम पर्दे के पीछे से कान लगा के सुने, फिर हम भग के गए, यानी कि मैं फिर जाके विजय को बता रहा। तो इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, 4। मुझे एक बात बताइए, अगर आपको घर में अपना काम कराना है, एग्जाम्पल नहीं है सही, अच्छा, आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दे दिए जाए और कहा जाए इससे पास होना है, ऑप्शन दे दिया जाए कि 4 सब्जेक्ट दे दें पढ़ने के लिए, क्या मांगोगे, 3 ही मांगोगे ना, क्योंकि पढ़ने का शौक तो आपको वैसे भी नहीं था, ठीक है। आप तो वो भी बड़ी मुश्किल से होगा, 3 ही मांगोगे ना। तो कन्वर्सेशन में ध्यान से सुनिएगा, जब आपका सुनने वाला जो मौजूद नहीं है, राम सेड, रीना सेड, कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट है, तो उस जगह पे आप अपने मन से किसको मानेंगे, खुद को, यानी कि फर्स्ट पर्सन को, ताकि कन्वर्सेशन कितने लोगों की रहे, 3 लोगों की रहे। और उसमें भी कब, ये हर जगह कंडीशन नहीं होगी, उसमें तब जब यहां पे बेटा यू लिखा हो। क्यों, क्योंकि बात किसकी हो रही है, उसी सुनने वाले की। यू कौन है, या तो अगर 2 सिचुएशन बताए ना, एक तो रीना, दूसरा आई, यू सेकंड, हाँ, ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, इसका लिसनर कौन बन सकता है, जो राम बात कह रहा है उसको सुनने वाला कौन है, 2 ही लोग। या तो एक थर्ड पर्सन होगा, रीना मतलब थर्ड पर्सन, रीना मतलब रीना ही नहीं, या तो कि ही होगा, शी होगा, दे होगा, कुछ इस तरीके का होगा। या फिर मैं ही ना सुन लूं बात को और मैं सुन लूं और भाग के जाऊं उसको बता दूं। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस में यू को दिखाई दे रहा है, हमेशा हमेशा और हमेशा किसको मानिए, खुद को मानना होता है, ठीक है। इसमें मी आपका हिडन है। हाँ, वो बात अलग है कि एग्जामिनर आपसे कुछ और मनवाना चाहे तो वो आपको ऑप्शन में इन चीजों को दिखा देगा, ठीक है। कहां गया, तो आपका ये अंडरस्टूड है। आप चाहें तो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, राम टोल्ड मी, या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है, कई बार होता नहीं कि पुलिस ने कहा चोर को पकड़ लो, ठीक है, अंडरस्टूड होते हैं। जब आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग हो और आपको टोल्ड लगाना होगा, तो याद रखिएगा उसका
जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा अंडरस्टूड होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब टीचर है, जैसे टीचर टॉट, टीचर किसको सिखाएगा बेटा? क्योंकि जो सीख रहा है वो स्टूडेंट ही होगा, तो ये अंडरस्टूड है ये सब बातें। इस तरीके की पुलिस है, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी होगा, भले ही वो कोई हो, मान लो कल अनीस को गुस्सा है मेरा खून कर दे, तो है तो अच्छा आदमी, लेकिन उस टाइम तो पर्टिकुलर सिचुएशन में तो ये क्रिमिनल ही हुए, होता है ना। आइडिया नहीं दे रहा हूं बेटा, जो सर ने आइडिया दे दिया। अब यू राम ने कहा किससे? अब मैं किसको मान रहा हूं? मैं ही सुन रहा हूं, तो मुझे ही कह रहा है, तो आई आर है तो वॉज, यही तो हो जाएगा। स्टेट ऑफ एन एक्शन बदलती नहीं है। हेल्पिंग हिम, हिम क्या है? राम के लिए भी थर्ड पर्सन है और अपने लिए भी थर्ड पर्सन है। हिम क्या है? मेरे लिए भी थर्ड पर्सन है, राम के लिए भी थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ हम कोई खिलवाड़ करने से रहे। बचपन में तो हमें लगता है हमको यही याद करने में बहुत समय लग गया था कि थर्ड पर्सन नहीं बदलता है ना, और दूसरा कौन किसके हिसाब से बदलेगा। और उसका रीजन है हमें तब टेंस भी तो नहीं पता होता ठीक से, प्रोनाउन भी हम इतना ही जानते हैं, ही शी इट सिंगुलर नाउन ही प्रोनाउन होते हैं, और या आई वी यू दे, इसके अलावा हमें प्रोनाउन भी नहीं पता होता। उम्मीद है कर नहीं पाओगे, बहुत मैंने इजी कराए हैं, अभी एक्सरसाइज जब करेंगे तब हम देखेंगे इनके और भी वर्जन, लेकिन मोटे मोटे याद रखिए कि इनका टाइम नहीं चेंज होता, और सीधा कंसेप्ट यू आई में क्यों बदल रहा है, ये आपको जब तक क्यों दिमाग में है आप ये गलती नहीं करेंगे। अदरवाइज आपको अंत में ऐसे सेंटेंस कराऊंगा जो रूल के अकॉर्डिंग कुछ और बनाए जाएंगे और आपकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ और, उन्हीं को बोला जाता है यहाँ पे रूल का वियोलेशन हो जाता है, ठीक है। और जो मैं इतने दिन से कह रहा हूँ ना 100 में 70, 100 में 90 ही होते हैं, 10 नहीं होते, ये उन्हीं का पार्ट है, लेकिन वो अंत में देखेंगे जब इसका समापन कर रहे होंगे। टाइम बताओ, अगली हेडिंग शुरू करें। हैं 8:23, वही मुझे कौन सा टाइम है भाई, ठीक है। अगली हेडिंग है आपका, चलो नरेशन नहीं शुरू करता हूँ, अभी मैं इसी को पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, हालांकि शॉर्ट में बताऊंगा ये क्या बवाल है। डिटेलिंग मैंने इसकी टेंस के किस वीडियो में की है, इंटरोगेटिव मैंने कहाँ सिखाया है टेंस में, आप तो वीडियो देख रहे हैं, आपको पता होगा। इंटरोगेटिव वीडियो के किस कौन से वीडियो में पढ़ाया गया, किसके साथ पढ़ाया है? तुम तो अलग भांग खा के आते हो मेरी क्लास में, कौन सी है ये ब्रांड बताओ बड़ा, जो नशा उतर नहीं रहा उसका है। कल रैपर की फोटो भेजना, देखें यार कौन सी भांग है। वो नहीं आया था एक मेक जोक ऑफ करके था, नहीं उसमें कहते तुम खाओ या ना खाओ एक ही बात है, देखा है कि नहीं? उसमें होली का कुछ होता है, भैया तुम खाओ या ना खाओ एक ही बात है, वही तुम्हारा हाल है, तुम भांग खा लो, इससे अच्छा कम से कम जीवन में कुछ तो हो। याद रखिएगा भांग का नशा कभी मत कर लेना, वैसे नशा तो कोई नहीं करना, अगर चढ़ गया खून में तो कहते हैं 10 साल बाद, मेरे साइंटिफिक रीजन नहीं पता, सुना है बस, सुनी सुनाई बात बोल रहा हूँ, कहते हैं 10 साल बाद भी ब्लड में ट्रेस हो जाता है, होता होगा भाई। तो बालक, इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके के होते हैं, आपको मैंने कभी ना कभी पढ़ाया है, वीडियो पढ़े होंगे, फटाफट देख लीजिए क्योंकि मेरे पास टाइम अभी बचा हुआ है, नरेशन कल शुरू करूंगा। एक होता है क्लोज एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड। अनीस बताएगा कौन सा, क्लोज पूरा कौन लिखे। एक होता है क्लोज एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड, जल्दी बताओ कौन सा, कौन सा क्या होता है, मतलब कैसे पहचानेंगे कि क्लोज है कि ओपन है? वेरी गुड, भांग उतर गई भाई की, ठीक है, मान गया, सही, बिल्कुल जवाब सही है कि क्लोज एंडेड वो होते हैं जिसमें आप हाँ या ना में उत्तर देते हैं। नाम से समझ लीजिए ना, आप कुछ कह ही नहीं सकते, बेटा खाना खाया, मैं क्यों खाऊं, सीधे पड़ा चांटा, बे पूछ रहे खाया कि नहीं खाया, नहीं खाया तो अच्छी बात, रात में वही खा लियो, पैसा बचेगा, यही तो होगा। होमवर्क किया, अरे मम्मी मैम लाइट नहीं आ रही थी, टीचर वही गर्दन दबोचता कि मैं तो पूछा था हाँ या ना,
तुम पहले ही रोना शुरू, लाइट नहीं आ रही थी, कह रहे नहीं तो बैठो जाके, लेकिन जहां तुम रोए उसने गर्दन लपेटी। तो क्लोज एंडेड सेंटेंस होते हैं जिसमें आप कोई और उत्तर नहीं दे पाते, हाँ या ना में उत्तर देते हैं, ठीक है। इससे दिक्कत नहीं होती। तकलीफ किससे होती है? कौन हो तुम, क्यों हो तुम, कैसे हो तुम, और सबसे खतरनाक पिताजी का कहां हो तुम। सारा वही मूड खराब, जीपीएस तो नहीं लगा रखे घर में, सूते जाएंगे, 7 बजते ही फोन नहीं आ जाता, कहां हो, मूड खराब। मतलब डर। टीचर भी तो यही होता है, बेटा होमवर्क किया, हाँ या ना, हो गई बात, अब क्यों नहीं किया, अब लो यार कहां से बहाना मारे, ठीक है। तो ऐसे ही समझिए, क्लोज एंडेड में आप आंसर क्या करते हो, यस और नो, इसके लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं होता आपके पास। लेकिन ये ओपन है, जो नो मर्जी हो बहाना मार दो, तुम कहां हो। वो जोक नहीं आते, वो लड़का लड़की से पूछता तुम कहाँ हो, तो लड़की कहती वो पापा के साथ जा रही हूँ 5 स्टार होटल में, डिनर है कुछ ऐसा। कहीं वो मैंने तो इसलिए फ़ोन किया था, वो आगे जो पूड़ी बांट रहा है ना, उससे 2 एक्स्ट्रा रखवा लेना, पीछे आते आते ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जिस भंडारे में तुम खड़ी हो हम भी पीछे ही हैं। सुने हो नहीं सुने हो? तो ये बात आई क्यों मेरे दिमाग में, क्या कहना चाह रहा था, हाँ कुछ भी बहाना मार दीजिए। तो 2 तरीके के सेंटेंस है नरेशन में, इनकी भी फ्रेमिंग अभी हम करेंगे, कहाँ से लाके रिवाइज करा दे रहा हूँ, मैंने पढ़ा रखा है वैसे ही है। क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। अब ये बात आपने पढ़ी होगी, बचपन में आपको पढ़ाया है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके 2 स्ट्रक्चर आपने पढ़े। एक पढ़ा आपने हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस आपकी मेन वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यही तो पढ़े हो। दूसरा आपने पढ़ा है क्या, WH फैमिली का वर्ड लगेगा। जो तुम लोग कहते हो ना कि ये क्वेश्चन वर्ड है बेटा, उनको कभी क्वेश्चन वर्ड नहीं बोला जाता। आपका हु, व्हाट, हुम, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच, ये सब जो है ये जरूरी नहीं कि हमेशा प्रश्न ही पूछें। पहले तो आप टर्म गलत यूज करते हैं कि ये क्वेश्चन वर्ड है, उनको WH फैमिली का शब्द कहा जाता है, जो बहुत काम करते हैं। आपने पढ़ रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन बनता है, कंजंक्शन बनता है और प्रश्न भी पूछ सकता है। आपने पढ़ा है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी है, ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब पढ़ी नहीं, लेकिन वो जब नाउन प्रोनाउन पढ़ा रहा था, हु, एक मिनट कौन बताएगा, हु, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई में कौन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, कौन इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, मैंने पढ़ाया है प्रोनाउन चैप्टर के अंदर। कोई है हमारे बीच में गांगुली है? बस हाँ, तो हाउ, वेयर, व्हेन एंड व्हाई ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, बाकी बचे वो आपके प्रोनाउन में चले गए। अब ये वेयर, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई क्यों एडवर्ब है, अब एडवर्ब में सीखना, यहाँ छोड़ो। तो WH फैमिली का शब्द लगेगा, इसके बाद बच्चे हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, इसके बाद मेन वर्ब लगेगी और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। यही तो पढ़ के आए हो, प्लस क्वेश्चन मार्क, इतना तो पढ़ा है ना। आपने देखा है कि 2 तरीके के, क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट, यही तो बोलते हैं। तुमने खाना क्यों खाया, वाई डिड यू ईट। तो जिसमें आप यस और नो का आंसर करते हैं उसमें WH फैमिली का शब्द इस्तेमाल नहीं करते, और जिसमें WH फैमिली का इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं, उसमें आपको ओपन एंडेड है, आपको रीजन देना होता है। अब ध्यान से सुनिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, आप नोटिस कर रहे हैं कि एक नॉर्मल सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में मिलती है, ठीक है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा दोनों ही सूरत हाल कहां मिल रही है, सब्जेक्ट से पहले। ये हेल्पिंग वर्ब की खासियत नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब का क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिटी सॉरी ये इंटेरोगेटिव का फीचर नहीं है, ये फीचर किसका है, इन्वर्जन का। जहां जहां इन्वर्जन इंप्लीमेंट होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आएगी। अब प्रश्न आता है इन्वर्जन क्या है, अभी डिटेल में नहीं पढ़ाया है लेकिन इतना पढ़ा दिया, इन्वर्जन एक ही मोटी जगह समझ लो जहां पे आपको अपनी बात पे इंफेसाइज करना है या बेसिक तरीके से बोल दें तो बाकियों से अलग दिखाना है, वही इन्वर्जन है। तो आपको 2 ही मोटे मोटे सेंटेंस आपने पढ़े, एक असर्टिव दूसरा इंटेरोगेटिव, बचपन में यही तो पढ़े हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। आपको अफर्मेटिव, मम्मी ने कहा बेटा खाना खा लो, है नहीं खाते, पापा ने कहा बेटा खाना ना खाओ, है मैगी खा लेंगे। दिक्कत कहां है, शाम को जब गर्दन दबोच के खाया काहे नहीं, चप्पल लेके अब यही ठूसो, जो बासी रखी है रोटियां कि ऐसे पकड़ो पट्टे से टूटी जा रही, अब यही खाओगे, सुबह काहे नहीं खाए थे,
दिक्कत कहाँ होती है? जब आपसे कोई सवाल पूछता है। टीचर भी बचपन में स्कूल में आते थे, हाँ बेटा निकालो किताब पढ़ो। दिक्कत कहाँ होती थी? कल क्या याद किए थे, होमवर्क क्यों नहीं किए थे, कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। तकलीफ तो वहीं होती है ना। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो असर्टिव से थोड़ा हटके है कि नहीं? बस इसीलिए इंटेरोगेटिव में इन्वर्जन लगता है। अगर असर्टिव में इन्वर्जन लग रहा होता तो असर्टिव भी हेल्पिंग वर्ब को बाहर खींच लेता। इसका मतलब ये कतई नहीं हमने जो रट लिया कि भैया जहां कहीं अगर WH फैमिली का शब्द दिखाई दे हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, इसका कोई लेना देना नहीं। मैं अभी आपको इसी नरेशन में ऐसी जगह दिखाऊंगा जहां WH फैमिली का शब्द लगा होगा और आपको हेल्पिंग वर्ब को पीछे करना होगा। रीजन वो इन्वर्जन नहीं है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले तभी आएगी जब वहां इन्वर्जन इन्वॉल्व होगा, और इन्वर्जन तभी इन्वॉल्व होगा जब आपको किसी से कुछ हटके कहना होगा। और हटके कहना क्या होता है? साधारण सेंटेंसेस में प्रश्न पूछ लेना। इसीलिए आपने रटा है कि इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से क्या आती है? पहले आती है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। वैसे टाइम काट रहा हूं 9 बजने का, ठीक है? कल शुरू करेंगे इंटेरोगेटिव। इतनी बातें हो गई। टाइम बताओ बेटा कितना? 52। अभी 8 मिनट है। अभी 8 मिनट में क्या बकवास करनी है ये सोच लेते हैं। बेटा वो उसमें भी बेटा होता है ना, भगवान करे, तुम भगवान से कह रहे हो सीधे सीधे कि उठा ले। हेल्प यू कहाँ कहते हैं? भगवान नाश कर दो, ठीक है? यही तो कहते हो। अरे ऑप्टेटिव है, घबराना नहीं, इसी नरेशन में ही पोस्टमार्टम कर दूंगा। लेकिन ये बात मैं बता चुका हूं आपको किसी ना किसी जगह पर। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है? इन्वर्जन में ही मैंने शायद बताया है, नहीं तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, क्यों है, कैसे है, बता दूंगा। हाँ अरे यही तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता क्या? नॉर्मल सेंटेंस होते हैं। दूधो नहाओ पूतो फलो। घर में 250 ग्राम दूध आ रहा है तो उसको 3 दिन चाय बन नहीं, आशीर्वाद ऐसा मिल रहा। एम्फसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बात को? ठीक है। कौन? अंबानी जी भी दूध से नहीं नहाते होंगे। तो आप इसमें ब्लेसिंग दे रहे हैं और कहते हैं ना नरक में जाके मर जाए। मरता क्यों नहीं? तुमने कहा फट से मर गया। आप क्या कर रहे हैं? एम्फसाइज कर रहे हैं, ईश्वर मार डाल इसको। कर रहे हो नहीं कर रहे हो? ऑपरेटिव में डिटेल में समझाऊंगा इसको, मतलब याद किसी को भी, ठीक है? अरे कभी कभी लड़ाई नहीं होती तो यही होता है, मरता भी नहीं। तो कैसे मरेगा? आप ईश्वर से ही तो हाथ जोड़ रहे हो कि उठा ले। अरे यार हेरा फेरी नहीं देखे हो? उठा ले रे देवा, मेरे को नहीं, इन दोनों को उठा ले, ठीक है? तो वो भगवान से कह रहा है, क्या उठ गए वो दोनों? नहीं, लेकिन वो जोर दे रहा है, भगवान मेरी बात, बाकी बातें छोड़ो, इनको पहले उठाओ दुनिया से, ठीक है? ऑपरेटिव में आएंगे तब डिटेल में घुसेंगे, अभी इसी में रहने दो, ठीक है? लेकिन तुम्हारा सवाल गलत नहीं है। तो इन्वर्जन जहां जहां आपको इम्फेसाइज करना पड़ेगा आपको लगाना होगा, ठीक है? इन्वर्जन इतना ही नहीं, आपको डिटेल इन्वर्जन दिखेगा कंजंक्शन में, और उसका थोड़ा रूप एडवर्ब में भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पूरा डिटेल के पत्ते खुलते हैं कंजंक्शन में जाके। अभी मैंने आपको जब वर्ब पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था मुझसे आप लोग पूछ लीजिएगा, जैसे नाउन की रिपीटिशन रोकने के लिए प्रोनाउन आता है, वैसे ही वर्ब की रिपीटिशन भी होती है, उसको रोकने के लिए भी कुछ चीजें होती हैं। मैंने कहा था मुझसे याद दिलाइएगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा। किसी ने याद नहीं दिलाया, मैंने नहीं पढ़ाया, फिर देखो अभी याद आया, उसमें भी इसका इन्वर्जन इन्वॉल्व है, इसीलिए मुझे वो बात स्ट्राइक हुई, लेकिन वो छूट गया, अब जाने दो, दोबारा पढ़ाएंगे तब देख लेना, ठीक है? तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आपका नॉर्मल सेंटेंस में रहेगा, बाकी इसमें क्या रह जाता है? हेल्पिंग वर्ब रह जाता है। तो अब मैं ये क्यों समझा रहा हूं? आपने आज तक देखा होगा कि आपको जैसे ये देखते हैं ना, आई नो, वेयर आर यू गोइंग, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें क्या गलती है? सबसे पहली चीज पंक्चुएशन सीखना है। इन नरेशन में आपको पंक्चुएशन भी सही करना होता है। इसमें बताता हूं, ये सवाल में आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। पूछो क्यों? याद करिए कक्षा 5 में पढ़ाया गया था, जब WH फैमिली का वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तभी तो प्रश्न बनता है, और ऊपर वाले में तो आता ही नहीं। तो अगर WH फैमिली का वर्ड सेंटेंस की स्टार्ट में लिखा है तभी वो प्रश्न पूछ सकता है, और तभी तो इन्वर्जन लगेगा। ये स्टार्ट में आया है नहीं, तो ये इन्वर्जन नहीं ले सकता। और अगर ये इन्वर्जन नहीं लेगा यानी कि ये प्रश्न नहीं पूछ रहा, तो प्रश्न नहीं पूछ रहा तो ई भाई साहब क्या कर रहे हैं? पहले तो इनको लतियाया,
ठीक है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट कौन है, ये, और आपने उसकी हेल्पिंग वर्ब कहां लगा दी, उससे पहले। क्यों? क्योंकि आपको ये इंटेरोगेटिव लग रहा है, आपको लग रहा है क्या ये असर्टिव से अलग है, एम्फेसाइज करके कुछ कह रहा है, इन्वर्जन लग रहा है, इसलिए। लेकिन अभी अभी बताया WH फैमिली का वर्ड जब सेंटेंस की स्टार्ट में होगा तब वो इन्वर्जन लेगा, यानी सही सेंटेंस हो जाएगा, सॉरी, आई नो वेयर यू आर गोइंग। एक मूवी आई थी बहुत पहले हॉलीवुड की, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। इसके ऊपर तुषार कपूर के ने एक मूवी बनाई, तुषार कपूर और ऋषि कपूर मिलके। वो टीचर होता है और अपनी वाइफ को घर में मार के, बर्फीली वादियों में मार के रखे रहता है काफ़ी समय से। देखिए, मुझे नाम नहीं याद है तुषार कपूर की मूवी का। अभी उस पर रिसेंटली फिर से एक वेब सीरीज़ बनी है, अमेजॉन पे पड़ी है, देख लीजिएगा कभी अगर मौका पड़े। आई नो व्हाट यू डिड, ना कि व्हाट डिड यू। क्यों? व्हाट बीच में है ना, प्रश्न नहीं पूछ रहा। अब प्रश्न आता है तो वो प्रश्न नहीं पूछ रहा, तो वेयर का मतलब क्या है यहाँ पे। तो आपने देखा होगा वेयर की हिंदी क्या पढ़ी है आपने, कहाँ। ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो वेयर वर्ड है, जितने भी WH फैमिली के वर्ड हैं, वो हमेशा प्रश्न नहीं पूछते, वो कुछ और भी करते हैं। यहां पे जो वेयर है ये बेटा कंजंक्शन का काम कर रहा, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा, ठीक है। और एक मिनट, एक बात समझो, मैं जानता हूं कि तुम कहां गए थे, ये बात अपने आप में कितनी गलत है। मैं जानता हूं तुम कहां गए थे, पिताजी कभी नहीं कहते बेटा जहां से तुम आ रहे हो ना हमें पता है, कहां से तुम आ रहे हो ये कभी नहीं कहते, जहां से तुम आ रहे हो ना वहां मैं पिछले 20 साल से जा रहा हूं, अब की बार मुझे भी ले चलना, ठीक है। तो वो कहां नहीं है दोस्त, वो जहां है। अब मैं हिंदी आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ ये समझाना चाहता हूं। आई नो हु आर यू, आई नो हु यू आर, मैं जानता हूं जो तुम हो, गंदी नाली के कीड़े, अमिताभ बच्चन की मूवी याद करो, सत्ते पे सत्ता, यही तो है, पी के यही बाद में नाली कीड़ा जो होता है, देखा कि नहीं देखी है? सत्ते पे सत्ता किसने नहीं देखी, हाथ ऊपर करो। क्या किया है जीवन में, खैर छोड़ो। तो आई नो हु आर यू नहीं होता, आई नो हु यू आर। मैं जानता हूं तुम कौन हो ना। अबे जब तुम कौन हो तो तुम जानते कैसे हो, मैं जानता हूं जो तुम हो। कभी कभी मैं भी बोलता हूं बेटा यहां काबिल ना बनो, पेपर में कर, हमें पता है तुम कितने काबिल हो। तो हु यू आर, आर को यू के पीछे कर दिया, ठीक है। अब इतना रायता क्यों बताया, जब आप इंटेरोगेटिव में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो राम ने रीना से कहा कहां जा रही हो, और ये बात मैंने सुनी और विजय को जाके जब बताई तो क्या बताऊंगा, राम रीना से पूछ रहा था तुम कहां जा रही हो, यही तो बोलूंगा। राम ने रीना से कहा तुम कहां जा रही हो, ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। राम रीना से पूछ रहा था कि वो कहां जा रही है। अब बात समझिएगा, मैं तो विजय से पूछ रहा हूं ना, तो क्या मैं बोलने वाला, सुनने वाला विजय उस टाइम मुझे जवाब देगा वो कहां जा रही है? वो सवाल किसका है, राम का, रीना के लिए। बोल कौन रहा, मैं विजय से। तो हम दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन होगी वो असर्टिव होगी, ना कि इंटेरोगेटिव। बात समझ रहे हैं? आपको डायरेक्ट स्पीच में जो इंटेरोगेटिव दिखता है, इनडायरेक्ट आते टाइम वो इंटेरोगेटिव नहीं रह जाता, क्योंकि प्रश्न राम ने रीना से पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। लेकिन वो पीछे से मैंने सुन करके जाके विजय को बताया कि राम रीना से कह रहा था कि वो क्या कर रही है। तो वो क्या कर रही है का जवाब कौन, विजय देगा? नहीं ना, ये तो केवल उसकी स्टेटमेंट है। तो इसीलिए जितने भी तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, जब नरेट होंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, वो कभी इंटेरोगेटिव नहीं रह जाते। और मजे की बात जानते हैं पेपर में कैसे एरर बना दी जाती है? 4 ऑप्शन देते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन देते हैं, 3 में छोटी छोटी गलतियां, ठीक है, और चौथे में एक बड़ी गलती। लेकिन चौथे में फुल स्टॉप लगा होता है, बाकी 3 में क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं। और आप धोखे में गलती किसमें कर जाते हैं, आप पंक्चुएशन नहीं देखते। नरेशन के इंटेरोगेटिव में कभी ये प्रश्न नहीं लग सकता, क्योंकि ये तभी लगेगा जब राम रीना से पूछेगा। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में राम रीना से पूछ ही नहीं रहा, घटना तो बीत चुकी, इसीलिए इतनी दिन से थ्योरी पढ़ा रहा हूं। घटना तो बीत चुकी, मैं उसको पर्दे से पीछे से सुन करके विजय को जाके बता रहा हूं कि भाई वो ये पूछ रहा था। अब वहां पे वो प्रश्न नहीं रहा, इसलिए डायरेक्ट स्पीच की इंटेरोगेटिव इनडायरेक्ट स्पीच में आते ही क्या बन जाती है, असर्टिव। और जैसे ही असर्टिव बनेगी सारे असर्टिव के रूल फॉलो करेगी, फुल स्टॉप लेगी। दूसरा, वेयर आर यू नहीं, वेयर यू आर।
और यही आपने पढ़ा है। कल इसी के 10-5 एग्जाम्पल करके दी एंड कर देंगे, ऑफ कर दीजिए। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ठीक है,